हमने शुरू किया था लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम क्लास 9, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम देखेंगे वो सारी चीजें जो पेज 12 to 16 पे लिखी हुई है। क्लास 9 के इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि ऊपर क्या आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब तक अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, नहीं तो ये लेक्चर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो इजी लर्निंग बाय शुभम झा, जो यहां पे लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को आप सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। हमारा आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉजेस ऑफ मोशन। हमने इस चैप्टर में यह देखा कि मोशन होता क्या है, मोशन के टाइप्स कौन से होते हैं, सर्कुलर मोशन क्या होता है और बहुत सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि यार मोशन एक्चुअली में क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज दैट कॉजेस मोशन। इसके अलावा हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। लेट्स गेट स्टार्टेड देन। अभी यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक हमारे प्यारे से बॉडी बिल्डर, अच्छा ये तो सुखड़े हैं बाय द वे, ठीक है, तो एक प्यारे से बॉडी बिल्डर टाइप अंकल इस गाड़ी को धक्का मार रहा है। अब जब ये धक्का मारेंगे तो क्या होगा, शायद ये गाड़ी आगे जाएगी अगर अंकल के पास ज्यादा ताकत हुआ तो, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है अंकल, द मैन इज ट्राइंग टू मूव द कार बाय पुशिंग इट। अंकल इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे माइट भी गाड़ी हिल जाए या फिर गाड़ी आगे चले जाए। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो पुश है, वो धक्का है। यहां पे धक्का लगाया जा रहा है, द फोर्स जो यहां पे फोर्स है वो पुश है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये प्यारा सा बालक, जिसको पता नहीं किसने बॉडी बनाने की सलाह दे दी है, ये प्यारा सा बालक क्या कर रहा है, इस पत्थर पे रस्सी बांध करके इसको खींच रहा है। काफी मेहनत मजदूरी चल रही है, ठीक है। तो इस पत्थर पे रस्सी बांध करके इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, खींचने की कोशिश कर रहा है। फोर्स तो ये भी अप्लाई कर रहा है, द मैन इज ट्राइंग टू मूव द स्टोन बाय पुलिंग इट। ये जो बालक है, ये जो अंकल है, जो ये आदमी है, ये क्या कर रहा है, इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि यहां पे जो फोर्स है वो पुल टाइप का है। तो ये दोनों एग्जांपल देख करके मुझे एक चीज समझ में आता है कि अगर मैं किसी चीज पे धक्का मारता हूं या फिर मैं किसी चीज को खींचता हूं तो मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो फोर्स क्या होगा, सिंपल सी बात है यार, फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स को क्या कहूंगा मैं, पुश और पुल। और नोटिस करने वाली बात यह भी थी कि जब यहां पे इस बंदे ने इसको धक्का मारा, राइट, या फिर जब इसने इसको खींचा तो मूवमेंट हुआ, राइट। माइट बी पॉसिबल कि मूवमेंट हो, चीजें आगे पीछे हो जाए, एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज मोशन। तो पुश और पुल जो कि फोर्स होता है वही मोशन कॉज करता है। तो क्या आपको समझ में आया कि मोशन कैसे होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स। अब बात करते हैं यार, फोर्स के कारण मोशन होता है, ठीक है। फोर्स एक पुश या पुल होगा, ये भी ठीक है, लेकिन फोर्स के कौन से टाइप होते हैं। तो देखो, फोर्स दो टाइप का हो सकता है। पहला वाला होता है आपका बैलेंस्ड फोर्स। भैया मेरे फोन में तो बैलेंस रहता नहीं है, नहीं नहीं, बैलेंस फोर्स की बात हो रही है। तो व्हाट इज मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स, देखो डेफिनेशन सिंपल है, फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब तुम्हें पता है मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 1 तुम्हें देखना चाहिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं ना 2 रुपया, राइट, तो यहां पे 2 क्या है, 2 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। रुपए क्या है, ये तो किसी चीज का यूनिट है, करेंसी को मेजर करने की यूनिट है। इसी तरीके से $2 भी हो सकता है, ठीक है, $3 हो सकता है, 3 किलोमीटर, 3 मीटर भी हो सकता है, 3 किलो भी हो सकता है। तो ये जो किलोमीटर, डॉलर, रुपया, ये जो आ रहा है ये यूनिट है, और आगे जो एक वैल्यू डाल रहा हूं मैं, राइट, आगे जो मैं एक वैल्यू डाल रहा हूं 3, 4, 5, वो मैग्नीट्यूड है उसकी। तो फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। आगे क्वेश्चन पूछने वाला हूं तो याद रखना, फोर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब दोनों फोर्स बराबर है, बराबर है। ये हाथ जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी इतना ही अप्लाई कर रहा है, मगर अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों अलग दिशा में है, समझ रहे हो, अलग दिशा में। एक इस तरफ अप्लाई कर रहा है, एक इस तरफ अप्लाई कर रहा है, देख रहे हो। तो अपोजिट इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, दोनों इसी पे एक्ट कर रहे हैं, इस प्रेजेंटर पे दोनों ही एक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स। एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मान लो कि एक प्यारा सा छोटा सा टेडी बियर है, 2 भाई बहन है, दोनों लड़ रहे हैं। अच्छा, भाई बहन जुड़वा थे बाय द वे। अच्छा, मेरे लाइफ में भी एक जुड़वा बच्चा है जिनका नाम है प्राची एंड प्रणव, प्राची एंड प्रणव। तो मान लो प्राची एंड प्रणव यहां पे लड़ रहे हैं इस टेडी बियर के लिए, ठीक है। तो ये बोल रही है कि मुझे यहां चाहिए और ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के पास सेम ताकत है,
दोनों अलग दिशा में खींच रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, लेकिन दोनों के पास ताकत तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये टेडी बियर फट जाएगा, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा शायद। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। काफी सिंपल था। अब बात करते हैं फोर्स के अगले टाइप की, जिसका नाम है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब तुम सोच रहे होगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या होता है। सिंपल है, यहां पे देखो, फोर्स विच आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। फोर्स जो कि अनइक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, मतलब अगर ये 4 है तो ये 6 होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, लेकिन ये भी सेम बॉडी पे ही एक्ट कर रहे होंगे। जैसे मान लो कि ये एक लड़का है जिसको गलती से एक उसके लाइफ में लड़की आ गई और इसका ये बेस्ट फ्रेंड है। अब इसकी इच्छा, ये बेचारा कंफ्यूज है, धर्म संकट में है कि इसकी ओर जाऊं या उसकी ओर जाऊं, लेकिन दोस्त की तरफ से खिंचाव ज्यादा था। ठीक है, तो बॉडी तो सेम है, लेकिन यहां पे ये लड़की 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है और ये लड़का 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तुम सोच रहे होगे कि ये न्यूटन क्या है। मैंने कहा था ना, मैग्नीट्यूड के बाद यूनिट भी आता है, $10, 5 किलोमीटर। तो वो किलोमीटर डॉलर की तरह ही फोर्स को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो यहां पे ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि सेम बॉडी पे अनइक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है। आई होप कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। नाउ हियर इज द टॉप 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, फोर्स विच आर डैश इन मैग्नीट्यूड एंड डैश इन डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें समझाया मैंने, तो यहां से ABCD में से जो भी होगा वो तुम नीचे कमेंट करोगे। इसके अलावा दूसरा देखो, फोर्स कैन बी पुश पुल बोथ A एंड B, मतलब पुश एंड पुल, और नन। इसका भी जवाब तुम नीचे कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया खत्म। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज इनर्शिया एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इनर्शिया होता क्या है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक छोटा पत्थर है, काफी छोटा पत्थर है, जो मान लो 10 ग्राम का पत्थर होगा, और एक तुम्हारे पास पत्थर है जो 500 केजी का पत्थर है, या फिर 100 क्विंटल का पत्थर है, काफी बड़ा पत्थर है। अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि ये छोटे से पत्थर को जो 10 ग्राम का है उसको फेंको, तो तुम बहुत आसानी से फेंक सकते हो। लेकिन वही अगर मैं तुम्हें कहूंगा ये बड़ा वाला पत्थर फेंकने के लिए, तो तुम थोड़े से सोच में पड़ जाओगे कि ये इंसान पागल है क्या, इतना बड़ा पत्थर मैं कैसे फेंक पाऊंगा। तो ये बॉडी जो ये रेजिस्ट कर रहा है मोशन में जाने के लिए, उसी को कहते हैं इनर्शिया। सिंपल सा मतलब कि इनर्शिया मतलब होता है बॉडी की एबिलिटी कि वो किसी भी चीज को रेजिस्ट कर सके ना। किस चीज को रेजिस्ट करता है बहुत ज्यादा अच्छे से देखने वाले हैं, लेकिन इनर्शिया का सिंपल मतलब क्या होता है, टू रेजिस्ट, मना करना। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है, बट आगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि तुमने ये वाला एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा या सुना होगा। यहां पे होता क्या है कि ग्लास है बेसिकली, और इस ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है या फिर एक कार्ड रखा है, और उसके ऊपर एक कॉइन रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले कार्ड को ऐसे पकड़ के खींच देंगे। तो जब मैं इस कार्ड को खींच दूंगा या फिर ऐसे साइड में कर दूंगा, तो ये जो कॉइन है ये इस कार्ड के साथ गिरेगा नहीं, उस तरफ नहीं जाएगा, मगर ये जो कॉइन है ये ग्लास के नीचे गिर जाएगा। मतलब कि ये जो कॉइन है ऐसे रखा हुआ था, जब मैंने उसको हटाया तो वहीं रहना चाहता है और नीचे गिर जाता है। इसको कहते हैं कि ये जो कॉइन है ये मोशन में आना नहीं चाहता है, हालांकि उसके नीचे का जो कार्ड है वो मूव कर रहा है, वो मोशन में आ रहा है। तो इस कॉइन ने रेजिस्ट किया मोशन में आने से। इस कॉइन ने क्या किया, रेजिस्ट किया मोशन में आने से इसकी एबिलिटी के कारण। दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। इनर्शिया एक बॉडी की टेंडेंसी है टू रेजिस्ट, मना करना, चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को। तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को भी मना कर सकता है और अपने स्टेट ऑफ मोशन को भी मना कर सकता है। इनर्शिया का सिंपल मतलब क्या था, टू रेजिस्ट। अब वो मोशन को भी रेजिस्ट कर सकता है और रेस्ट को भी रेजिस्ट कर सकता है। तो इनर्शिया रेस्ट को भी रेजिस्ट करेगा, मोशन को भी रेजिस्ट करेगा। जैसे कि यहां पे इसने रेस्ट को रेजिस्ट किया, राइट, ये रेस्ट में ही रहना चाहा और कहीं और पे वो मोशन में ही रहना चाहेगा। मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूं। जैसे कि मान लो तुम एक गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, तुम एक बस में जा रहे हो और बस में तुम आराम से अपने मोबाइल को देख रहे हो, और अचानक से जो बस ड्राइवर है वो ब्रेक मार देता है। अब वो जैसे ही ब्रेक मारता है, तुम कैसे आते हो, पीछे चले जाते हो, राइट, या फिर अचानक से तुम खड़े हो और गाड़ी स्टार्ट हो गई तो तुम आगे आ जाते हो। इसके पीछे का कारण क्या है, दैट इज इनर्शिया। तुम्हारी बॉडी जो है ना, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहना चाहती है, और एक सडन जो फोर्स अप्लाई होता है वो उसको रेजिस्ट करना चाहती है, और इसलिए इस टाइप के मूवमेंट होते हैं। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं। तो इन सारी चीजों को पढ़ा था हमारे सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन स्टडीड द फंडामेंटल्स ऑफ मोशन।
तो मोशंस के जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल मतलब जो जरूरी बात होता है, ठीक है, उनको किसने पढ़ा था? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने पढ़ा था। और उन्होंने दिया था 3 लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने फिर क्या दिया? 3 लॉ ऑफ मोशन दिया, जिसमें से जो पहला वाला लॉ है उसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है ये लॉ? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूं। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। An object continues to remain at rest or in state of uniform motion। अब तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन अगर नहीं पता है तो तुम जाकर के ऊपर के आई बटन में देख सकते हो। तो एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो कंटिन्यू करेगा। क्या कंटिन्यू करेगा? रिमेन एट रेस्ट, जैसे रेस्ट में है उसी वैसे ही रहेगा। और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में, अनलेस, जब तक एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया है। तो ये कब तक ऐसे रहना चाहेगा? मोशन में ही या फिर रेस्ट में ही, जब तक इस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या होता है? जो अपोजिट इन मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड नहीं होता बट ऑन सेम बॉडी, ठीक है, ऐसा एक फोर्स जब तक इस पे एक्ट नहीं करता तब तक ये क्या रहेगा? मोशन में ही रहना चाहेगा या फिर रेस्ट में ही रहना चाहेगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो कि ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ये बॉल यहां पे रखा हुआ है, तो ये बॉल तब तक वहीं पे रुका रहेगा जब तक ये हवा से या फिर किसी के पांव से या फिर किसी भी तरीके से इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स आके एक्ट नहीं करता है। समझ में आया? तो ये बॉल ऐसे ही रहेगा। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज एट रेस्ट। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। अब फर्ज करते हैं कि इसके ऊपर किसी ने ये मार दिया, लात किक कर दिया किसी ने इसको, तो एन ऑब्जेक्ट एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स स्पीड्स अप इन द डायरेक्शन। तो जैसे ही इसको एक अनबैलेंस फोर्स लगेगा, जैसे कि ये पांव से किसी ने मार दिया, तो ये उड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब ये तब तक उड़ते रहेगा, देखो, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। ये तब तक उड़ता रहेगा जब तक इसको कोई एक्सटर्नल चीज इसको रोकती नहीं है, जैसे कि इस केस में ये जाल है। अब ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिससे तुम्हें समझ में आ गया होगा। एन ऑब्जेक्ट एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस फोर्स, स्पीड अप, उसका डायरेक्शन रुक जाता है, स्पीड रुक जाता है और वो रुक जाता है। मतलब एक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कुछ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, लेकिन अगर मैं फुटबॉल को मारता हूं, अगर वो ऐसे नेट से नहीं टकराता है फिर भी रुक जाता है, तो ऐसे केस में हवा आती है, राइट। हवा, एनवायरमेंट में हवा भी है ना, एटमॉस्फेयर में, वो हवा उसको रोक लेती है। अच्छा, एक बात और, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हियर इज द टॉप 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन देख लो क्या है। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द एक्सेलरेशन और इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज डैश। उसको हम क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे, नन कहेंगे। तुम्हें कमेंट करके नीचे बताना है इसका आंसर। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज बेस्ट ऑन, न्यूटन पहला लॉ किस पे बेस्ट है? इनर्शिया पे बेस्ट है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या नन। एंड तीसरी बात जो तुम्हें बतानी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया। तो तुम इसका भी आंसर नीचे कमेंट करके लिखोगे। देखो, इस क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं इस तरीके के विजुअल्स डाल रहा हूं, इस तरीके के पोल्स डाल रहा हूं, तो तुम यार इस क्लास में आंसर दोगे और थोड़ा इंटरैक्ट करेंगे, और हम इसी तरीके से पूरा 9th स्टैंडर्ड कवर करने वाले हैं। तो तुम अपने दोस्तों को भी सलाह दे सकते हो इस चैनल पर आने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो यहां पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट तो होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमारा अगला टॉपिक है मोमेंटम। अब ये पर्सनली मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मोमेंटम बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि मोमेंटम मतलब एक्चुअली क्या होता है। फॉर्मूला तो उन्हें याद हो जाता है, लेकिन एक्चुअली मोमेंटम का मतलब क्या होता है, तो हम बहुत ही डिटेल में मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p या कैपिटल P इस लेटर से। सो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p। सबसे पहले इसे याद रखना। मोमेंटम का सिंपल सा मतलब होता है इंपैक्ट, मतलब असर कैसा हुआ, राइट। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? इंपैक्ट। जैसे अगर मैं तुम्हें धीरे से मारूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, जोर से खींच के मारूंगा तो कैसा होगा, इंपैक्ट कैसा हुआ। अच्छे से समझाता हूं। इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। मोमेंटम जो है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। पहले एक किताबी एग्जांपल देता हूं और तुम्हें समझाता हूं, बाद में मैं तुम्हें एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा कि मोमेंटम मतलब होता क्या है। इमेजिन करो कि एक बंदा है, ठीक है, उसके हाथ में बंदूक है और वो गोली फायर करता है। आगे एक दीवार है, गोली जाएगा और होल कर देगा दीवार में। अभी मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, राइट।
तो इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब इस डायरेक्शन में जो स्पीड है, डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? स्पीड खाली मतलब तेजी होती है, लेकिन वेलोसिटी तेजी एक दिशा के साथ, स्पीड विद डायरेक्शन। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये बंदूक से निकली है टिचकिंग करके। अब यही बंदा अगर इसी गोली को अपने हाथ से ऐसा फेंकता है तो क्या ये दीवार में होल कर पाएगा? नहीं। तो दीवार में होल होगा या नहीं होगा, ये इंपैक्ट, ये बुलेट फायर होने के बाद, बुलेट टकराने के बाद जो इंपैक्ट होगा, वो होल होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है भाई इसके वेलोसिटी पे, कि ये कितनी तेजी से जा रहा है। ओके, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मतलब ये तो मैं समझ में आ गया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये दीवार है और यहां पे एक अंकल आते हैं बाइक से, नींद में सुबह सुबह, जैसा अभी मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, और इस दीवार से टकराते हैं। दीवार को तो कुछ नहीं होगा, अंकल की बाइक शायद टूट सकती है और दीवार पे कुछ ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन वही एग्जांपल करो कि ये वाला, ये जो गाड़ी है, जेसीबी, बुलडोजर, जो भी कहते हो तुम इसको, ये वाली गाड़ी आती है, ठीक है, और इस दीवार से टकराती है, दीवार टूट जाएगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि ये बाइक का मास कम था और ये गाड़ी का मास ज्यादा था, ठीक है। तो मास पे भी डिपेंड करता है कि दीवार टूटेगा या नहीं टूटेगा। मतलब जो दीवार पे जो इंपैक्ट होगा वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला डिपेंड कर रहा है इस बाइक मास, मतलब वेलोसिटी पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है इसके मास पे। तो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, मास एंड वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट बात बिफोर गोइंग फर्दर, कि मोमेंटम होता क्या। अगर तुम्हें अब तक नहीं समझा तो इमेजिन करो कि तुम मेरे सामने खड़े हो, तुमने मुझे चिढ़ा दिया और मुझे आया गुस्सा। तो मैंने तुम्हें मजाक से बोला, क्या रे बंटू ऐसे करता है क्या तू? तो तुम कैसा, नहीं लगेगा तुमको, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। अब हाथ वही है ठीक है, हाथ वही है, लेकिन तुमको खींच के मारा मैंने, क्या रे बंटू ज्यादा शाना बना है तू ठीक है। अब क्या होगा? जोर से लगेगा तुम्हें। एक केस में तुम्हें धीरे से लगा, एक केस में जोर से लगा, हालांकि हाथ सेम था, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड किया। तो मोमेंटम सिंपली वो होता है, मतलब इंपैक्ट की कैसा हुआ, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग। वही अगर मैं तुम्हें धीरे से ही बड़ा सा पत्थर उठा के से मार देता हूं, धीरे से, उतने ही स्पीड से, फिर भी तुम्हें जोर से लगेगा। तो आई होप कि तुम्हें मोमेंटम समझ में आ गया होगा। सिंपली मोमेंटम का मतलब होता है इंपैक्ट। थोड़ा सा बात करते हैं फॉर्मूला और डेफिनेशन के बारे में। तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अभी मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें। तो हम एक बोर्ड ले लेते हैं और इस बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं। तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम मिलेगा। थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था कि मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने पी से मोमेंटम लिख दिया। मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन और वी से वेलोसिटी को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ा यूनिट्स वगैरह की बात करते हैं आप। तो मोमेंटम, मास जो होगा उसका यूनिट है केजी। मास का यूनिट है केजी। वेलोसिटी का यूनिट हमने लेक्चर 1 में देखा था, मीटर पर सेकंड होता है। ये एसआई सिस्टम में होता है, जिसको आप एमकेएस सिस्टम भी कहते हो। अच्छा, यहां पे मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में, और वेलोसिटी को हम सेंटीमीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी अगर तुमने बहुत ध्यान से देखा तो हमें एसआई यूनिट भी मिल गया इसका, केजी मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट मिल गया ग्राम मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि यहां पे वेलोसिटी आ रहा है, एंड वेलोसिटी में थोड़ी देर पहले बताया था स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब यहां पे दिशा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप कि यहां तक सभी कुछ क्लियर होगा तुम लोगों को। अब एक सवाल है मेरा, ठीक है, अगर तुम्हें मोमेंटम समझ में आ गया और झापड़ वाला एग्जांपल भी समझ में आ गया है, तो इट इज इजी टू कैच ए टेनिस बॉल। अगर तुमने कभी क्रिकेट खेला होगा तो एक टेनिस बॉल को कैच करना, जो कि ये वाला है, वो बहुत ही आसान होता है देन अ क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल जो तुम्हारी तरफ आ रहा है उड़ के, ठीक है, ये वाला क्रिकेट वाला सीजन का जो बॉल होता है, वो अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो इसको कैच करना थोड़ा सा मुश्किल है, तुम्हारे हाथ में ज्यादा लगने के चांसेस है विद द सेम वेलोसिटी, हालांकि दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहा है। ऐसा क्यों? याद करना, मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। तो यहां पे वेलोसिटी सेम है, लेकिन किस चीज का डिफरेंस है जिसके कारण तुम्हें थोड़ा दिक्कत होता है कैच करने में विद द सेम वेलोसिटी? ये कमेंट करके जरूर बताना। और चलते हैं हमारे टॉप क्वेश्चंस की तरफ। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, थोड़ी देर पहले बताया था, एसआई यूनिट पूछ रहा हूं, मीटर पर सेकेंड ग्राम, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, या डाइन।
क्या है इसका आंसर कमेंट करके जरूर बता देना मुझे। और ऐसा ही मतलब ही MKS होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो मुझे ये बताओ, ये बंदा आगे क्यों है और ये बंदा पीछे क्यों है? अब तुम बोलोगे सर ये ना बहुत तेजी से चला रहा था और ये स्लो चला रहा था। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये स्लो क्यों है और ये तेज क्यों है? अब तुम बोलोगे कि शायद इसके पास दम कम था और इसके पास दम ज्यादा था, या फिर इसका आंसर ये होगा कि ये जोर जोर से पैडल मार रहा होगा, बहुत जोर जोर से फोर्स अप्लाई करके पैडल मार रहा होगा और ये धीरे धीरे पैडल मार रहा होगा। राइट, तो मैं कह सकता हूं हायर द फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स होगा फास्टर विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, उतना ज्यादा वेलोसिटी में बदलाव आएगा। और हेंस मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे भी तो डिपेंड करता है और इन दोनों और साइकिल का भी तो कुछ मास है, तो हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा और उतना ही ज्यादा मोमेंटम होगा। इसी चीज को हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में समझना है। तो एक बात सुनो, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, बुक में लिख लो, स्टेटमेंट देख रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जो मोमेंटम होता है उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब समय के साथ मोमेंटम किस तरीके से बदल रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब जोर जोर से पैडल मारोगे तो जोर जोर से साइकिल आगे जाएगी। समझ में आ गया होगा तुम्हें? एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब देखो यार, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। राइट, अगर मैं इधर धक्का मार रहा हूं तो इधर ही जाऊंगा, इधर तो नहीं जाऊंगा। ये वाली बात है यहां पे। तो आई थिंक स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, एक बार तुम पढ़ लेना। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये बाद में देखेंगे, पहले इस वाले चीज को समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, ठीक है? हम अभी किस चीज को समझ रहे हैं? मैंने कहा था पहले हमने डेफिनेशन देखा, अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो हम इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में तीन चीजों की बातें कर रहे हैं। पहला डेफिनेशन, अब हम बात करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि तुम कंफ्यूज्ड हो। आगे बढ़ते हैं। इमेजिन करो कि एक कार है, टार्जन द वंडर कार। ये कार नहीं, ये तो हाहाकार है। इस कार का जो नाम है वो एम है? नहीं जी, इसका मास एम है। ये कार एम के जी का है, मान लो इसका मास एम है। इस पे एक फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं हम, मतलब इसका जब हम एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो ये एफ इतना फोर्स अप्लाई करता है इस चक्कों पे और ये आगे बढ़ता है। तो कार एम है, मतलब इसका मास एम है और इस पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और इमेजिन करो कि ये पॉइंट ए पे है, कार पॉइंट ए पे है और ये किसी स्पीड से है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं यू मीटर पर सेकेंड। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब अभी जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं उस पॉइंट पे जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो इसका जो इनिशियल स्पीड है वो यू मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर टाइम टी, कुछ समय टी के बाद ये कार पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। तो देखो ये कार पॉइंट बी पे पहुंच गया और यहां पे पॉइंट बी पे जब हमने फाइनली इसका स्पीड चेक किया, वेलोसिटी चेक किया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो निकला वो v मीटर पर सेकेंड आया। सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज को लेकर के, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? फिर से एक बार, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम इस एग्जांपल से देखेंगे। तो इस एग्जांपल में कार पहले पॉइंट ए पे था, उस पे फोर्स एफ अप्लाई हुआ, उसके बाद यहां पे यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू मीटर पर सेकंड इतने इनिशियल वेलोसिटी के साथ था और टी सेकंड बाद ये फाइनली बी पॉइंट पे पहुंच गया वी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी जो की है। ये क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो पहले मोमेंटम का फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, चेंज कैसे हम निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? अगर मैं कहता हूं तुम्हारे पास आज 2 रुपए है और 3 दिन बाद तुम्हारे पास 10 रुपए हो जाते हैं, तो डिफरेंस कितना आया, चेंज कितना आया? तो तुम कैसे करोगे? 10 माइनस 3 या 10 माइनस 2, फाइनल जो तुम्हारे पास 10 है माइनस इनिशियल, पहले तुम्हारे पास कितना था? तो हमें इनिशियल मोमेंटम चाहिए, फाइनल मोमेंटम चाहिए, तभी तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल पाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम पॉइंट ए पे था ना, तो इनिशियल मोमेंटम एट ए, पी ए का मतलब क्या है? मोमेंटम एट पॉइंट ए। अच्छा, यहां पे जो कार था उसका वजन कितना था? m था। जी हां, m था। और उसका वेलोसिटी कितना था? मास इनटू वेलोसिटी फॉर्मूला है तो u इनिशियल वेलोसिटी था। तो इनिशियल मोमेंटम हमें मिल गया pa इज इक्वल टू m इंटू यू। अच्छा, फाइनल मोमेंटम क्या मिलेगा? यहां पे मास b पे, पॉइंट b पे फाइनल मोमेंटम मास m ही है और वेलोसिटी खाली बदल गया, v हो गया है, तो m इंटू v मिल गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हम कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अभी चेंज इन मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे, वही स्टेटमेंट को मैंने फिर से कॉपी किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम की बात हो रही है अपॉन टाइम। याद करो अभी अभी हमने देखा था कि इनिशियल मोमेंटम था हमारा एट पॉइंट ए m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम हुआ था m इंटू वी एट पॉइंट बी। तो मैं लिख सकता हूं फाइनल के जगह पे mv, फाइनल के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं mv, इनिशियल के जगह पे मैं लिख रहा हूं mu, यहां से जो अभी हमने पीछे देखा था, अपॉन टाइम को मैं t लिख देता हूं। ध्यान से देखना, यहां पे m और m कॉमन है तो उसको मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं v माइनस यू, सिंपल मैथ्स। अभी अगर तुम इस वाले रीजन को देखोगे जिसको मैं गोल गोल घुमा रहा हूं, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, तो तुम्हें याद है लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। लेक्चर नंबर 1 जरा अच्छे से देखना या फिर नोट्स जो तुमने बनाया उसको पलट के देखो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ये m और ये पूरा का पूरा टर्म v माइनस यू अपॉन टी a हो जाएगा, राइट, ये पूरा a हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने, तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m a आया। ब्रैकेट बना देते हैं इसके ऊपर और ये हमें याद रखना है। तो पहले हमने डेफिनेशन देखा था जो हमें अच्छे से समझ में आ गया, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का भी वैल्यू निकाल लिया जो कि ma है। अब बात करते हैं फाइनली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, राइट, याद है अगला वाला लाइन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने अभी अभी निकाला ma, पीछे निकाला हमने, और अप्लाइड फोर्स का मतलब होता है F, हमने F फोर्स अप्लाई किया था कार पे, याद है साइड में ऐसे मैंने F दिखाया था, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ma है मेरा, ठीक है, और मैंने अप्लाइड जो मेरा फोर्स था वो F था, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो मैं यहां पे कांस्टेंट डाल दूंगा। ये मैथ्स का एक नियम है फिजिक्स का कि जब भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो और इक्वल टू डालते हो तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो k क्या है यहाँ पे, k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम k की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्ज करिए कि k की वैल्यू 1 है, अगर मैं k की वैल्यू 1 डाल देता हूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पे ब्रैकेट बनाइए और यही है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता क्या है, फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। और कैसे मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ले लेते हैं अप्लाइड फोर्स से। तो हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन में से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला पार्ट उठाया, उसको इवेल्युएट किया और उसके बाद अप्लाइड फोर्स के साथ उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा करके हम यहां तक पहुंचे। तो 1-2 बार इसको वापस देख लेना इस सेक्शन को, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो हमने निकाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या होता है, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें कहा था कि फोर्स इज अ पुश और पुल जो मोमेंटम को कॉज कराता है, कॉज ऑफ मोमेंटम है। फोर्स इज पुश और पुल, याद है वो धक्का देने वाला खींचने वाला एग्जांपल। इसके बाद ध्यान से सुनना, हमने फॉर्मूला निकाला इसका, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, हमने मास इनटू एक्सेलरेशन, m इज मास और a एक्सेलरेशन है। अभी इसका जो SI यूनिट होता है, अब मास का जो यूनिट है SI m के सिस्टम में वो kg है। फिर से कह रहा हूं SI और mk सेम है, लेक्चर नंबर 1 में बताया मैंने। तो मास को kg में लेते हैं, एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स कैन बी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम प्यार से न्यूटन भी बुलाते हैं और m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, मगर डीप डाउन इसका मतलब ये है। CGS यूनिट की बात करते हैं, मास को हम ग्राम में लेते हैं, एक्सेलरेशन को हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम प्यार से डाइम भी बुलाते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कि वर्क एंड एनर्जी है, आई थिंक सो, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम, जो कि वैल्यू आता है 10⁵, और वो कैसे आता है वो भी हम देखने वाले हैं। अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन आया है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसमें यार डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मुझे इस वाले माइक को इस तरफ करना है तो मैं थोड़ी ताकत तो अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मुझे डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? तो फोर्स हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आंसर बता देना तुम। यहां पे ABCD है, आंसर लिख के बताना, या फिर ABCD भी लिख सकते हो।
इन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट द फॉर्मूला। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें किस चीज का फॉर्मूला मिलता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या P इज इक्वल टू mv, या फिर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, या फिर नन, कुछ नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर द चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय। चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है वो तुम देख लेना, और एक बार अगर ना समझ में आए तो वीडियो के पीछे जाना, सीख लेना, फिर आके इसका आंसर देना, लेकिन कमेंट में आंसर जरूर लिखना क्योंकि तुम्हारा सीखना बहुत जरूरी है। चलो, तो आई होप कि तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट। चलिए बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया के बारे में कुछ कह रहा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें मोमेंटम के बारे में कुछ कह रहा था जिससे हमें फोर्स का फॉर्मूला मिलता है, एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन पे है जिससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखेंगे। चलो बात करते हैं फिर। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट साइमल्टेनियसली। थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। फॉर एवरी एक्शन फोर्स, फर्ज करो कि मैं इस माइक के ऊपर ऐसे मार रहा हूं, ठीक है, तो दिस इज द एक्शन फोर्स जो इस पे आके ऐसे लग रहा है। अब देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, तो ये माइक भी मुझ पे उतना ही फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जो कि इक्वल होगा, इसके बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विच एक्ट साइमल्टेनियसली। और ये दोनों एक दूसरे को साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में हो रहे होंगे। सिंपल है। अब देखो एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे कि ये बॉय है, ये इस चीज पे कूद रहा है जिसको ट्रम्पलिन कहते हैं। जब ये इस पे कूदता है तो फोर्स अप्लाई करता है, राइट, एक्शन फोर्स। जब ये इस पे जंप मारता है तो अब ये भी रिएक्शन फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं और दोनों चीजें साथ में होती हैं, राइट। ऐसा नहीं कि ये आज इस पे जंप मार रहा है और कल जाके उड़ेगा, दोनों साइमल्टेनियसली होती है। और ये जितने जोर से इस पे गिरेगा या जितने जोर से इस पे जंप करेगा उतने ही जोर से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन इसको ये ट्रम्पलिन ऊपर की तरफ भेज रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट होगा। सिंपल है। अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या क्या चीज को साबित करते हैं, मतलब व्हाट वी कंक्लूड। ये सब बात करने के बाद हम कंक्लूड क्या करना चाहते हैं? तो सबसे पहले हम कंक्लूड करते हैं इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडी। जब एक फोर्स अप्लाई होता है, राइट, तो दो बॉडी के बीच में एक इंटरैक्शन होता है। जैसे ये बॉय एंड द ट्रम्पलिन, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन हो रहा था। जैसे ये हाथ और ये माइक, तो दो बॉडीज हैं। कितने बॉडीज हैं? दो बॉडी होंगी। तो जब भी फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई होगा तो दो बॉडीज होनी चाहिए। फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, वही दो बॉडीज होनी चाहिए। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। वन फोर्स कैनॉट इटसेल्फ एग्जिस्ट अलोन। एक फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। तीसरी बात हमें समझ में आती है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब कि जो एक्शन फोर्स होता है और जो रिएक्शन फोर्स होता है दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते, दे एक्ट साइमल्टेनियसली। उसके बाद जो हम समझते हैं लास्ट पॉइंट, दो द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। हालांकि ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल है एंड अपोजिट है, दे नेवर कैंसल ईच अदर। ये कभी एक दूसरे को कैंसल नहीं करते, एज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। क्यों नहीं करते? क्योंकि डिफरेंट बॉडी पे है। क्योंकि अगर तुम बैलेंस्ड फोर्स वाला एग्जांपल लोगे तो याद करो, मैंने कहा था एक टेडी बियर था जिसको दोनों भाई बहन खींच रहे थे, प्राची एंड प्रणव, राइट। तो एक टेडी बियर था, तो एक बॉडी पे दोनों फोर्स हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे दो अलग बॉडी है, ये बच्चा इस पे कूदता है और ये उस बच्चे पे फोर्स अप्लाई करता है, तो दो डिफरेंट बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो कैंसल नहीं होते। हालांकि वो इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन कैंसल क्यों नहीं होते? क्योंकि दो डिफरेंट बॉडीज हैं। तो ये सारी चीजें हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कंक्लूड करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ डैश एंड डैश रिएक्शन। इक्वल एंड अनइक्वल, अपोजिट एंड अनइक्वल, इक्वल एंड अपोजिट, गुड और बैड। तुम्हें इसका आंसर बताना है नीचे कमेंट में। अगला क्वेश्चन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट कैंसल ईच अदर बिकॉज। एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसल नहीं करते, इसका कारण क्या है? दे एक्ट ऑन सेम बॉडी, दे एक्ट ऑन अपोजिट बॉडी, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दे एक्ट ऑन अपोजिट बॉडी, माइट भी कुछ भी हो सकता है, दे एक्ट ऑन सेम बॉडी। क्या है इसका आंसर? अगली बात करते हैं क्वेश्चन की। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमने इनर्शिया समझा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने मोमेंटम समझा, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से? कि फोर्स जो है वो सिंगल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, आइसोलेटेड होता है, इन पेयर होता है। हमें इससे क्या समझ में आ रहा है फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फोर्स के बारे में? ठीक है, तो आई होप कि यहां तक तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो गाइज हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में।
अभी अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम को समझा था। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक लॉ है। जी हां, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हां, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देख रहे होंगे, जो कि टाइप ए बी सी डी ई जितने भी है सारे देखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है व्हेन टू बॉडी कोलाइड्स, मान लो कि ये दो बॉडी है, एक कार है हमारी टार्जन द वंडर कार, और एक उसका दुश्मन ट्रक है। अब ये जो हमारी टार्जन द वंडर कार है, इसका जो मास है वो m1 है, मतलब इसका वजन m1 है मान लेते हैं, और ये जो हमारा दुश्मन ट्रक है इसका वजन m2 है। व्हेन टू बॉडी कोलाइड्स, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। मान लो कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और दोनों टकरा गए। ठीक है, दोनों टकरा गए। अब जब ये टकराए तो ये मैंने क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे, मतलब ये मोशन में थे, तो इनके पास कुछ वेलोसिटी होगी क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं कि इस टार्जन द वंडर कार जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी u1 है, और ये जो दुश्मन ट्रक है जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी u2 है। ऐसा हम मान लेते हैं। अब जब ये टकराएंगे, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब जो मोमेंटम था इनका मास इंटू वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो m1 u1 m2 u2 बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, जब ये टकराएंगे तो वापस एक दूसरे से थोड़ा दूर जाएंगे ना, थोड़ा दूर जाएंगे। जैसे ये टकराए तो ये वापस क्या होगा, थोड़ा एक दूसरे से दूर जाएगा। इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये टकराने के बाद जब ये दूर जाएंगे तो मान लो ये फाइनल वेलोसिटी v1 से ऐसे पीछे जा रहा है और ये फाइनल वेलोसिटी v2 से ऐसा थोड़ा पीछे जा रहा है, इतना पीछे नहीं, बस थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो इनका जो मोमेंटम होगा इक्वल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब जब ये दोनों एक दूसरे से टकराए, टू बॉडीज कोलाइड, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। मतलब टकराने से पहले जो मोमेंटम तुम कैलकुलेट करोगे इनिशियल मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम तुम्हारा टकराने के बाद भी आएगा फाइनल मोमेंटम, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व हो गया। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ये एक बॉडी है, जब ये इससे टकराई होगी तो इसने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया होगा F2 मान लेते हैं, और जब ये इससे टकराया होगा तो इसने भी इस पे एक फोर्स F1 अप्लाई किया होगा। अब एक यहां पे निगेटिव होगा, ये भी याद रखना। अभी आगे बढ़ते हैं और ये पूरे सिनेरियो को लेकर के देखते हैं कि कंजर्व मोमेंटम कैसे होता है। चलो साबित करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो ये वाला एक सिनेरियो था हमारे पास और ये वाला एक सिनेरियो था, और दोनों का डेटा यहां पे लिखा है मैंने। जैसे कि ये कार था टार्जन द वंडर कार, इसका मास m1 था, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, और फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद v1 हो गई। और ये दुश्मन ट्रक का मास m2 था और इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 था, और फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद v2 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मोमेंटम ऑफ कार अगर मुझे निकालना है तो मुझे पहले इनिशियल मोमेंटम निकालना है। फर्ज करो तो इनिशियल मोमेंटम में क्या होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा ये m1 u1 मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब मुझे इसका फाइनल मोमेंटम चाहिए, तो मास तो वही है कार का, लेकिन फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गया, तो m1 v1 ये हो गया फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस कार। ठीक है, टार्जन द वंडर कार। अच्छा, अब ये दुश्मन ट्रक की बात करते हैं, तो मोमेंटम ऑफ द ट्रक, तो मोमेंटम ऑफ द ट्रक में क्या होगा, हम पहले इनिशियल मोमेंटम बात करेंगे बिफोर कोलिजन। इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन, फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन अगर मैं इनिशियल की बात करता हूं तो इनिशियल मोमेंटम इसका होगा m2 जो कि इसका मास है, मल्टीप्लाई बाय u2 जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो m2 u2। अच्छा, फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं आफ्टर कोलिजन, तो यहां पे इसका मास तो m2 ही है, लेकिन वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी क्या है v2, तो m2 v2। अभी यहां पे m1 u1 क्यों आया, यहां पे m1 v1 क्यों आया, इसके पीछे बस ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का बदलाव है। ठीक है, सेम हियर। अब बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की कि ये कैसे इक्वल है। ठीक है, कैसे इक्वल है, तो जैसा कि तुमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमने क्या बोला था, इक्वल एंड अपोजिट। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। तो F2 इज एक्टिंग ऑन बॉडी B, तो हमारा जो A था वो कार था, याद करो, A हमारा कार था जो इससे टकराता है, और B हमारा ये है। तो ये जब इससे टकरा रहा था तो F2 इतना फोर्स अप्लाई कर रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था। तो F2 इज एक्टिंग ऑन बॉडी B, जब बॉडी B पे जो कि हमारा दुश्मन ट्रक है उस पे जब F2 फोर्स एक्ट करता है जो कि कार का है, आराम से लिखते रहना, तो F2 इज इक्वल टू माइनस F1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। दे आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब F2 जब उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, एक्शन फोर्स, तो F1 मतलब वो जो ट्रक है दुश्मन ट्रक, वो भी उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी, रिएक्शन फोर्स, वो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो वो निगेटिव होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी F2 एक फोर्स है
तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, मा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू ma लिख लिया। क्योंकि ये 2 है तो मैंने m2 लिख लिया, a2 लिख लिया, मतलब मास ऑफ सेकेंड हो जाएगा और एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड हो जाएगा, इक्वल टू, ये भी एक फोर्स है मगर ये माइनस में सबसे पहली बात, तो फोर्स का फॉर्मूला मा है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये 1 है तो मैंने यहां पे 1 लिख लिया, क्योंकि बॉडी 1 की बात कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, मास को एज इट इज कॉपी किया। एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वही मैंने यहां पे लिखा है v2 माइनस u2 अपॉन टाइम। सिमिलरली यहां पे भी हम वही करेंगे, माइनस m1, ये माइनस को मत भूलना, और एक्सेलरेशन मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि ये 1 की बात हो रही है, बॉडी 1 की बात हो रही है, तो 1 हमारा कार है, सेकेंड हमारा ट्रक है, ये याद रखना। अच्छा, अभी देखो ये वाला t और ये वाला t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वेट करने के बाद ये t कैंसिल हो जाएगा। आगे जाकर के हमारे पास बचता है m2 v2 माइनस u2 ब्रैकेट में, और यहां पे इक्वल टू हमें बचता है माइनस m1 v1 माइनस u1। यहां तक क्लियर है सभी चीजें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर हम देखेंगे तो मैं इस ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, तो m2 मल्टीप्लाई बाय v2 माइनस m2 मल्टीप्लाई बाय u2, तो m2 मल्टीप्लाई बाय v2, फिर ये ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस का साइन, m2 मल्टीप्लाई बाय u2, सिंपल, इक्वल टू सेम यहां पे माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय v1, तो माइनस m1 v1, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय माइनस u2, तो ये हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा बेसिकली, तो m1 u1, तो यहां पे m1 u1 आ गया। एक एक स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। अब आगे देखो, यहां पे मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करने वाला हूं, तो यहां पे देखो, यहां पे m2 v2 है, ठीक है, तो मैं v वाला टर्म यहां से उठा करके यहां लेके आया, तो ये माइनस था, तो जब ये यहां से यहां पे आया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, RHS से LHS में आया तो पॉजिटिव हो गया। तो यहां पे मैंने सारे v वाले टर्म रखे हैं, ठीक है, v वाले टर्म रखे, v2 m2 v2 जो कि यहां से है, और m1 v1 जो कि मैं यहां से उठा के यहां लाया, इक्वल टू, यहां पे मेरे पास बचा क्या है, m1 u1, ये मेरे पास बचा हुआ है, और यहां से जो माइनस m2 u2 था, ये माइनस था, इसको जब मैं उठा के इस तरफ लेके आऊंगा तो ये प्लस m2 u2 हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने फाइनल वाले एक तरफ ले लिए और इनिशियल वाले एक तरफ ले लिए। थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं, तो मैंने इनिशियल आगे लिख दिया और फाइनल यहां पे लिख दिया। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि इनिशियल मोमेंटम बॉडी 1 बॉडी 2, मतलब मास 1 मास 2 दोनों बॉडी की, और फाइनल मोमेंटम बॉडी 1 बॉडी 2 दोनों इक्वल है, तो कह सकता हूं मैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इज इट सिंपल? तो क्या यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है अगर नेट फोर्स जीरो हो, बाय द वे, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स एक्चुअली जीरो ही हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन, m1 u1 इंडिकेट्स इनिशियल मोमेंटम, ये तो हमें पता है कि ये इनिशियल मोमेंटम है या फिर ये फाइनल मोमेंटम है, तुम डिसाइड कर लो। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट